बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आप सब कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 1 जुलाई है और आज हमारा लेक्चर जो है वो यूनिट नंबर 4 से है। कल हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया था और साथ ही हम लोगों ने उसकी एक्सरसाइज वगैरह हर चीज़ देख ली थी और उसको हमने सॉल्व भी कर लिया था। आपके पास रिटन फॉर्म में भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कल मैंने सारी आपको सॉल्व करवा दी थी। तो आप लोग कल के लेक्चर में जिन बच्चों ने नहीं लिया अभी तक, वो लेके तो अपने बुक के ऊपर जो बुक वर्क है कंप्लीट कर लें उसको। तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से लेक्चर रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है। कभी जूम लॉग आउट हो जाता है, कभी आपका जो है वो अपलोड नहीं हो रहा आपके लिए। अब देखें, आपके टीचर्स इतनी मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी काइंडली पूरी ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ा करें। कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसे जल्दी हमें निकाल देगा। लेकिन उसके लिए हमें सब्र, हिम्मत और जो है वो समझदारी से काम करते हुए और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए हमें इस टाइम से निकलना है बाहर। हाँ जी, यूनिट नंबर 4 जो है ये हमारा पाकिस्तान की हिस्ट्री पर कंप्राइज कर रहा है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यानी पार्ट 1। पहले आपने दूसरे यूनिट के अंदर जो टॉपिक पढ़े हैं वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान थी, मतलब पाकिस्तान मूवमेंट थी 1940 से लेकर 1947, यानी 7 सालों की जो हिस्ट्री थी आपने वो पढ़ी, करारदाद लाहौर से लेके पाकिस्तान बनने तक। अब यूनिट नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने पढ़ना है कि 1947 से लेकर 1971 तक इसमें क्या पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल इसका सियासी सफर कैसे रहा, कौन कौन से हुक्मरान आए, ठीक है, और उनके दौर में क्या क्या चीजें हुई। तो 71 से आगे जो भी आपका है पार्ट 2 वो आपका 10th क्लास के अंदर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टेट जो है वो स्टेब्लिश हो चुकी थी और किस तरीके से अब इसको स्टेबल होना था। और आपको पता है कि 18 जुलाई को ये चीज़ डिसाइड हो गई थी कि कानून आज़ादी हिंद जो है ये मंजूर हो गया हुआ था, और सारा उसके बाद फिर उसके मुताबिक प्लानिंग चल रही थी। तो कायदे आज़म भी इसी सिलसिले में जब पार्टीशन का फाइनल हो गया तो 11 अगस्त को कराची आ गए थे, ठीक है, ताकि आके पहले आके जो है वो यहाँ पर होने वाले तमाम मामला को संभाल सकें। अच्छा, अब पाकिस्तान की जो पहली आइनसाज असम्बली थी ये भी 11 अगस्त को ही जो है वो तरतीब दे दी गई थी, और इसमें अ, 11 अगस्त 1947 को इन्होंने जिना को अपना हेड बनाया, ठीक है, और उस वक्त जिना ने चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद के सामने गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ भी उठाया था, और साथ ही जो है वो उस वक्त ये जो असेंबली थी इसमें 69 लोग शामिल थे, और बाद में फिर इनके अंदर 10 लोग बढ़ाए गए। स्पीकर जो थे हमारी पहली असेंबली के, यानी हमारा पहला जो लेजिस्लेशन एक अदारा था, कानून साज अदारा था, उसमें उसके स्पीकर जो थे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन थे, ठीक है। और अब चूंकि पाकिस्तान जब बना था तो हमारे पास कोई अपना आइन नहीं था। अब आइन क्या होता है? आइन, कॉन्स्टिट्यूशन या दस्तूर, इनसे मुराद ये है कि कवानीन का, असूलों का सेट, ठीक है, कवानीन का मजमुआ जिसके मुताबिक किसी भी स्टेट का निज़ाम चलता है। तो पहला जो, चूंकि हमारे पास कोई भी अभी फिलहाल जो है वो कोई प्लानिंग नहीं थी, एकदम से जो है वो पार्टीशन डिक्लेयर हो रही थी, तो इस वजह से 1935 का जो पुराना एक्ट चल रहा था बरेसगीर के अंदर, वो उसी के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करके उसको अबूरी तौर पर, अबूरी कहते हैं मतलब आर्जी तौर पर, उसी को राइज कर दिया गया ताकि
जब तक हम अपना आइन नहीं बना लेते तब तक जो है उसी के साथ काम चला लें। और इस आइन के तहत वफाकी सिस्टम पाकिस्तान के अंदर कायम हो गया। अब वफाक कहते हैं मतलब जिसमें मुल्क को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। जैसे 5 हिस्से, उस वक्त 4 हिस्से बना दिए गए। उनको प्रोविंस का हमने नाम दे दिया, लेकिन उनका एक मरकज, एक सेंटर बना दिया गया। हर सूबे के अंदर सूबाई गवर्नमेंट भी होगी, लेकिन उनके ऊपर एक हेड गवर्नमेंट होगी, हेड ऑफिस की तरह, ठीक है। उसको हम फेडरल वफाक या मरकज कहते हैं। अच्छा, अब कहता है ये जो नया मतलब आइन था या बुरी तौर पर जो हमने लिया था, इसके तहत आइन साज असम्बली का पहला इजलास भी बुला लिया गया, ठीक है। और यही हमारा उस वक्त मरकजी पार्लियामेंट भी था। अच्छा, अब टोटल जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें 416 मेंबर हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ 79 थे। अच्छा, अब पाकिस्तान की जो इब्तदाई मुश्किलात, सबसे पहला टॉपिक आप हम इसमें पढ़ेंगे, पाकिस्तान की जो इब्तदाई मुश्किलात हैं वो क्या थी। पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, जब पाकिस्तान ने बना था ना, तो उसी वक्त जो है कुछ मुश्किलात तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के लिए प्लान की गई थी, और कुछ जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक स्टेट बनी थी, लाखों की तादाद में लोग हिजरत करके आए थे, साथ से कोई नहीं थे, पास कोई भी चीज़ मैनेज नहीं थी, तो एक पूरी स्टेट को स्टेबल करना तो ये कोई आसान काम नहीं था। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था वो ये था कि रेड क्लिफ थे ना, ये जो आपने थर्ड जोन प्लान के अंदर पढ़ा था कि पंजाब और बंगाल ये दोनों इलाके क्योंकि हाफ मुस्लिम हाफ हिंदू मतलब आबादी के ऊपर थे, तो इनको डिवाइड करना था, ठीक है, इनको तकसीम करना था। जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे वो पाकिस्तान को देने थे, जो हिंदू अक्सरियत इलाके थे वो इंडिया को देने थे। तो उसके लिए सूबों को तकसीम करना था, हदबंदी कमीशन बैठाया गया था, लेकिन जो है वो हदबंदी कमीशन जो था उसके मुताबिक जो है वो उसमें ये हुआ था कि दो दो मुसलमान जज ले लिए गए और दो दो हिंदू जज ले लिए गए, ठीक है। पंजाब में 2 सिख जज लिए गए थे, और इनका हेड बनाया गया इस कमीशन का सर रेडक्लिफ को। तो सर रेडक्लिफ ने क्या किया कि हिंदुओं के दबाव में आके उनके बहुत सारे जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके थे वो इंडिया के नाम कर दिए, इंडिया को दे दिए। पहले मुसलमान जो जजेस थे उनके सामने नक्शा कुछ और बनाया गया, उनके जाने के बाद नक्शे को चेंज कर दिया गया, ठीक है। और इस तरीके से मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की गई। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान अपने इलाकों से महरूम हुआ, बल्कि कुछ ऐसे इलाके भी गए इंडिया के पास चले गए जिनकी वजह से हमारे हेड जो थे, बिराज जो थे, मतलब पानी का जो है वो हमें प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हेड सारे इंडिया के पास चले गए। और साथ ही जो है वो इंडिया के पास कश्मीर तक जाने के लिए प्रॉपर एक रास्ता उनको मिल गया, जमीनी रास्ता भी इंडिया को मिल गया, ठीक है। वो भी आगे मैं बताती हूँ कि कौन से इलाके उनके पास के। 3 जून 1947 का जो मनसूबा था उसके तहत पंजाब और बंगाल के सूबों को मुस्लिम गैर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में तकसीम होना था, ठीक है। तो ये कह दिया गया कि भाई मुस्लिम अक्सरियत इलाके पाकिस्तान का और बाकी इलाके इंडिया का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। और इनकी हदबंदी के लिए कमीशन बनाया गया था, और सालसी यानी जाहिर सी बात है 2 पार्टियों के अंदर एक थर्ड पर्सन नहीं फैसला करना होता है, तो इसलिए एक बरतानवी माहिर कानून सर रेडक्लिफ को ये जिम्मेदारी दी गई थी। रेडक्लिफ ने लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव में आकर गैर मुनसिफाना तकसीम किया। अच्छा, ये आप इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ लें आप, मतलब इंडिया के जो राइटर्स हैं या आप बरतानिया के जो या और जो फॉरेन राइटर्स हैं, उन्होंने भी मोस्टली ने ये लिखा है कि रेडक्लिफ बजाते खुद जो है वो बुरा इंसान नहीं था, अच्छा इंसान था, और वो नहीं चाहता था इस तरह की कोई नाइंसाफी करना, लेकिन उससे जबरदस्ती करवाई गई थी। अच्छा, उसके बाद मुस्लिम अक्सरियत के बाद तस्लीम शुदा जो इलाके थे वो एक साजिश के तहत इंडिया में शामिल किया गया, और नक्शे पर खींची गई लकीर को बदल दिया गया। इस चीज़ का एतराफ़ जो है वो रेडक्लिफ के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी किया था कि वाकई जो है वो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की गई थी और नक्शा चेंज हुआ था। बहरहाल अब वो इलाके कौन से थे? जिला गुरदासपुर की 3 तहसीलें थी, गुरदासपुर, पठानकोट और बटाला, ठीक है। इसके अलावा जिला फिरोजपुर की तहसील देरा और बाद दूसरे मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके इंडिया को दे दिए गए, ठीक है। गुरदासपुर वो इलाका था जब वो इंडिया को दिया गया तो इंडिया को रियासत जम्मू कश्मीर तक रसाई मिल गई। गुरदासपुर अगर मुसलमानों के पास आ जाता तो इंडिया के पास कोई रास्ता ही नहीं होना था कश्मीर तक पहुंचने का, ठीक है। बहरहाल वो कहता है
कि रेड क्लिफ ने ना सिर्फ मुसलमानों को उनके इलाकों से और उनके हकूक से महरूम किया, बल्कि दोनों कौमों के दरमियान मसला कश्मीर की सूरत में मुखालफत का ऐसा बीज बो दिया जो कि अभी तक कायम है, और बाकी ऐसी बात है। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा जो इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था वो था महाजरीन की आबादकारी। क्या में पाकिस्तान के बाद भारत में रहने वाले मुसलमानों ने अपने नए वतन में आने का फैसला किया। लाखों खानदान अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। ये बेघर, लुटे पुटे, परेशान हाल मुसलमान पाकिस्तान आए तो इन्हें आरजी कैंपों में रखा गया। जाहिर सी बात है, अपना हर चीज, अपना घर बार, अपना जायदाद, हर चीज तो वो छोड़ आए थे, और उस वक्त लूट मार इतनी चल रही थी रास्ते में, ठीक है। प्रॉपर सफर की सहूलतें नहीं थी, लोग पैदल आ रहे थे, बैलगाड़ियों पे आ रहे थे, ठीक है। और मतलब रेलगाड़ी, ट्रेन एक दो मतलब चल रही थी, लेकिन वो उनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कत्लो गारत और फसादात हो रहे थे। फिर बारिशों का सीजन था, रमजान चल रहा था, तो यहाँ पर भी इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो उनके लिए खुराक, रहायश, अद्वियात और बहुत सारी दूसरी ज़रूरियात जो थी, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तेज़ी से जो है वो मनसूबाबंदी करनी शुरू की। और यहाँ पर जो महाजर रहते थे, मतलब जो मुसलमान आबादी यहीं पे ऑलरेडी रह रही थी, उन्होंने अपने महाजर भाइयों को खुशामदीद कहा, ठीक है। और हुकूमत ने और अवाम ने मिल के जो है वो इन महाजरीन की ज़रूरत को पूरा किया। कैंपिंग की गई इनके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी तादाद थी, इस वजह से कैंपों के अंदर भी जगह नहीं थी लोगों को। बहरहाल जहाँ पर भी लगता है कि वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, रहाइश कर सकते हैं, वो अपने वो कर रहे थे मैनेज, ठीक है। दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी हिजरत है ये, इस्लाम की हिस्ट्री में भी ये सबसे बड़ी हिजरत है जो मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ की, और दुनिया की भी हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी हिजरत है, ठीक है। उसके बाद देखें इसमें इंतजामी मुश्किलात। अब एक तो ये इस तरह की सारी चीज़ें जो आपने ऊपर देखा कि ये प्रॉब्लम थे। फिर पाकिस्तान के जो इलाके थे उनमें जो सरकारी मुलाजमतों पर फायज गैर मुस्लिम थे, पहले वो इंडिया चले गए, दफ्तर खाली पड़े हुए थे, ठीक है। और हिंदू जाते जाते सारा सामान वगैरह, बिल्डिंग, हर चीज़ तबाह कर गए थे। और फिर हमारे अफसरान जो थे वो भी जो है वो पूरे अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि जिन्ना ने उनको जो है वो जब उनको पाकिस्तान मुंतकिल होने के लिए जो है वो कुछ बसेस और गाड़ियों का इंतजाम किया, तो उनके ऊपर हमला हो गया, कुछ अफसरान मारे गए। तो एक बहुत डेंजरस बात थी पाकिस्तान के लिए। तो फिर जिन्ना ने जो है वो एक बरतानवी एयरलाइन से माहदा किया था। फिर उन्होंने इंडिया से जो है वो पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान अफसरान थे जो पाकिस्तान आना चाहते थे, उनको यहाँ पर उसने ड्रॉप किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर जो है वो यहाँ पर आकर उन्होंने उन लोगों ने काम अपना स्टार्ट किया, और बहुत सारे जो दफातर थे उन्होंने तो खुले आसमान तले ही जो है वो काम का आगाज कर दिया था। हिंदू भारत जाते हुए भी दफ्तरी रिकॉर्ड गायब कर गए थे, जिसकी वजह से दफातर में काम करने में बड़ी दुश्वारियां पेश आ रही थी। अच्छा, उसके बाद देखिए असासों की तकसीम। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान और भारत में असासों की तकसीम, मुनासिब तकसीम में भी नाइंसाफी से काम लिया। वो हीलों बहानों से पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने से गुरेज करते रहे। उन्होंने पाकिस्तान की मीशत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया था, ठीक है। मतलब उस वक्त जो रिजर्व बैंक था इंडिया का, ठीक है, उसमें उस वक्त 4 बिलियन रुपए थे, तो वो भी जाहिर सी बात है तकसीम होने थे। तो उसमें 750 मिलियन रुपए पाकिस्तान का हिस्सा बनता था, लेकिन इंडिया जानबूझ के पैसे नहीं दे रहा था, लटकाई जा रहा था, वेट का कह रहा था। वो जानते थे कि पाकिस्तान को के पास पैसे नहीं है, और अगर पैसे नहीं होंगे तो ये अपने प्रॉब्लम जो है वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान ने जो है वो अपना मुसलसल मुतालबा जारी रखा, और इंडिया को की फिर मजबूरी बन गई कि बैन अवी या इंटरनेशनल सतह पर के दूसरे ममालिक उसको बुरा भला ना कहें। तो इस वजह से इंडिया ने तकरीबन 700 मिलियन रुपए दे दिए। वो भी ये 2 इंस्टॉलमेंट में आए थे, 200 मिलियन पहले आया था और 500 मिलियन बाद में आया था। तो उसके बाद 50 मिलियन जो है ये अभी तक इंडिया ने अदा नहीं किए, ठीक है। 1947 में दिल्ली में दोनों मुल्क के नुमाइंदे जो है वो मिले थे, और इसमें हुआ था ये माहदा के भी जो बाकी 50 मिलियन है ये पाकिस्तान को इंडिया अदा कर देगा। लेकिन उसके बाद फिर ये माहदा जो था इस पर अमल दरामद आज तक नहीं हो सका।
अच्छा, फिर इसके अंदर जो है वो फौज की तकसीम आ जाती है। जहाँ पर हर चीज तकसीम हो रही थी वहां पर फौज की तकसीम भी जरूरी थी। अब इसमें फौज की तकसीम के लिए ना एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक तो ऑफिसर तबका सारा हिंदू था या अंग्रेज था, ठीक है, मुसलमानों के बहुत कम ऑफिसर थे, कोई इक्का दुक्का। और दूसरी बात ये कि जो उस वक्त आर्मी का हेड था, जनरल था, जो कमांडर था उस वक्त, वो अंग्रेज था और वो नहीं मान रहा था कि फौज को भी डिवाइड किया जाए। तो उसने कहा कि भाई आप दोनों मुल्कों का डिफेंस जो है यानी फौज जो है वो इकट्ठा रख लें, एक रख ले, लेकिन कायदे आजम नहीं माने। कायदे आजम ने कहा हमने कोई एक सिंगल चीज भी आपके साथ शेयर नहीं करनी, ठीक है। तो बहरहाल फिर उस कमांडर ने कहा ठीक है, अगर आप लोग नहीं मान रहे तो आप तकसीम कर लें खुद, मैं लेकिन इसमें इस काम के अंदर शामिल नहीं होगा। तो फिर फौजी वसाइल और असासे दोनों मुल्कों में बांट दिए गए, ठीक है। आर्मी के जो लोग थे उनको ये इजाजत दी गई कि जो पाकिस्तान की आर्मी में जाना चाहता है वो चला जाए, जो इंडियन आर्मी का हिस्सा रहना चाहता है वो इंडियन आर्मी में रहना, ठीक है। तो बाकी जो टोटल असासे थे वो 64% इंडिया को मिलने थे, 36% हमें मिलने थे, ठीक है। और सबसे जो बैड लक थी पाकिस्तान की कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थी यानी जो असला साज फैक्ट्रियां थी, असला बना रही थी, वो सारी की सारी इंडिया की टेरिटरी में आ गई थी। ये हिंदुओं ने ना जानबूझकर जो है वो इन इलाकों के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी नहीं रखी थी, फैक्ट्रियां नहीं लगाई थी। उनको पता था कि मुसलमान कभी ना कभी जो है वो अपना मुल्क बना लेंगे और इस वजह से उन्होंने इन इलाकों को अंडरडेवलप ही रखा। बहरहाल यहाँ पर फिर जो है वो इन्होंने कहा कि हम आपको एक फैक्ट्री बनाने के लिए 16 मिलियन रुपए 60 मिलियन रुपए सॉरी और देंगे, लेकिन बहरहाल वो भी इसी तरह इंस्टॉलमेंट के अंदर ही दे दी, तो वो प्रॉपर हमारे काम नहीं आ सके। तो जो मतलब जो फिर हमें आर्मी के साथ से भी मिले तो वो भी इसी तरह पुराने हथियार यूज्ड जो जिनकी एक्सपायर हो चुकी फटी पुरानी वर्दियां, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे पास कोई नहीं, और साथ ही जो है वो उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो अपनी अलग से फैक्ट्री बना लें, ठीक है। और साथ ही पैसे भी दिए। बहरहाल एक जो चीज़ बनी बनाई हमें मिलनी है और वर्किंग के अंदर है, उसकी बात और होती है, बजाय इसके कि एक नए सिरे से हर चीज़ को खड़ा किया जाए। तो यहाँ तक बेटा आपका आज का लेक्चर है। नेक्स्ट जो है वो हमारे 2-3 रह गए हैं, दरियाई पानी का मसला और साथ जो है वो रियासतों का तनाज़ा, ये हम कल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आपका इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बेटा साथ साथ काम कर दिया करें, मैं बार बार आपको कहती हूँ साथ साथ काम कर दिया करें, साथ साथ काम कर लिया करें। कोई पता नहीं है आगे गवर्नमेंट जो क्या प्लानिंग कर रही है या क्या उसका सिलसिला चलता है, तो हमने उसके मुताबिक अपना काम इस तरीके से रेडी रखना है कि हमें जो है वो अगर एंड पे मतलब स्कूल खुल भी जाते हैं तो वहाँ पर जाके हमें ये चीज़ें दोबारा ना पढ़नी पड़े, इसलिए अपना लेक्चर टाइम पे लिया करें। आपका स्कूल आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतने एक्सपेंडिचर लगा रहा है, ताकि आप लोगों को सहूलत दे सके, आप लोग फैसिलिटेट हो सकें। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। अल्लाह हाफिज़।